गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और कल हमने प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करी। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना उसमें अमीनो अम्लों के क्रम के बारे में जानकारी देती है कि कितने संख्या में अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं और किस सीक्वेंस जुड़े हुए हैं। यदि हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में इन अमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन कर दें तो क्या होता है, ये प्रोटीन के गुणों में और उसकी जैविक सक्रियता में परिवर्तन ला देता है। जैसे हमने हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक अम्ल का प्रतिस्थापन वैलेन अमीनो अम्ल से कर दिया था, जिससे व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया था और जिससे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती और वो डेथ हो जाती है उस आदमी की। तो इस तरीके से अमीनो अम्लों के क्रम से छेड़छाड़ करने पर प्रोटीन का एक तरीके से विकृतीकरण हो जाता है, यानी कि वो अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। फिर हमने प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। सबसे पहले हमने इनकी अल्फा हेलिक्स संरचना देखी, जो कि रिबन के समान होती है, जिसमें कार्बोनिल समूह और अमीनो समूह आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये बहुत ही मुलायम होती है और मायोसिन वगैरह में और हमारे बालों में ऊन के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर हमने देखी बीटा शीट संरचना प्रोटीन की, जो भी होती है द्वितीयक संरचना होती है प्रोटीन की, और बीटा लहरियादार शीट संरचना, बीटा शीट संरचना, जिसे बीटा लहरियादार चादर संरचना भी कहते हैं। इसमें देखो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं, अगले में ऐसे इस तरीके से पाए जाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। चादर की तरह जुड़े रहते हैं इस तरीके से। ये संरचनाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ठीक है, बना लीजिए इसे। और ये इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे की ओर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना वाले प्रोटीन मुलायम होते हैं। इस प्रकार की संरचना वाले प्रोटीन कैसे होते हैं?
मुलायम होंगे। बना लो इसे। अब द्वितीयक संरचना के बाद हम शुरू करते हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना। देखिए प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल। कैसे होती है? त्रिविमीय। देखो प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना त्रिविमीय होती है। इसमें द्वितीयक संरचनाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। इसमें विभिन्न द्वितीयक संरचनाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में विशिष्ट फंदों तथा मोड़ों में व्यवस्था, विशिष्ट फंदों तथा मोड़ों में व्यवस्था और उनमें उपस्थित अंतरा संबंधों को प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहा जाता है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहा जाता है। देखिए इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत सारे लूप्स और बैंड्स होते हैं, यानी कि मोड़ होंगे, फंदे होंगे, जिनसे जिनसे क्या हो रहेगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहेगी। यानी हम बोलते हैं लूप्स एंड बैंड्स, लूप्स एंड बैंड, विशिष्ट मोड़ और फंदे। ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना है यह चार प्रकार के, कितने प्रकार के? चार प्रकार के बंधों द्वारा, बॉन्ड द्वारा क्या रहती है? प्रोटेक्ट रहती है, अनुरक्षित रहती है। ठीक है। इनमें चार प्रकार के बंधों के द्वारा ये संरचना क्या रहती है? प्रोटेक्ट रहती है। कैसे रहती है? देखिए वो चार बंध कौन से हैं? तो पहला बंध है जो उसमें पाया जाएगा वो है हाइड्रोजन बंध, जो कि पाया जाएगा इनके कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और अमीनो समूह के हाइड्रोजन के बंध। ठीक है। कार्बोक्सिल समूह का C डबल बॉन्ड O यानी पेप्टाइड बंध एक तरीके से, और अमीनो समूह का NH, तो O और H के मध्य कार्बोनिल O और अमीनो के H के मध्य क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध।
दूसरा बंध डाइसल्फाइड बंध, सल्फर सल्फर क्रॉस बंध पाया जाएगा, डाइसल्फाइड बंध। ठीक है, तीसरा बंध पाया जाएगा इनमें ये एक सिरे का कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरे का ये पॉजिटिव आयन ज्यूटर आयन के अंदर NH3+ और ये Cl2-, दोनों ध्रुव। तो ये आयनिक बंध एक तरीके का सर, एक सिरे का कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरे का अमीनो आयन, तो इसको बोलेंगे हम आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। और दो एल्किल समूहों में आपस में पाया जाएगा इस तरीके से जल विरोधी बंध, जल विरोधी बंध। ठीक है, तो लिखिए इसकी संरचना मुख्यतः, इसकी संरचना मुख्यतया 4 प्रकार के बंधों द्वारा अनुरक्षित रहती है, 4 प्रकार के बंधों द्वारा अनुरक्षित रहती है। नंबर 1 पे लिखो हाइड्रोजन बंध। सबसे पहले कौन सा बंध पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, देखो तृतीयक संरचना में यह बंध, तृतीयक संरचना में यह बंध पॉलीपेप्टाइड के अपेक्षाकृत दूर के भागों को, पॉलीपेप्टाइड के अपेक्षाकृत दूर के भागों को संबंधित करते हैं, दूर के भागों को क्या करते हैं? संबंधित करते हैं। दूसरा बंध कौन सा पाया जाएगा? डाइसल्फाइड बंध। अब देखिए डाइसल्फाइड बंध सल्फर सल्फर के द्वारा, जो कि पाया जाता है सिस्टाइन के अंदर। तो लिखो पॉलीपेप्टाइड की 2 समांतर श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड की 2 समांतर श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा, जैसे इंसुलिन होता है सल्फर क्रॉस बंध, पॉलीपेप्टाइड की 2 समांतर श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा सिस्टाइन अवशेषों पर, सिस्टीन होता है ना, सिस्टाइन अवशेषों पर संयोजित हो सकती है। ठीक है, और डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं इंसुलिन में। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एग्जांपल क्या है डाइसल्फाइड का? इंसुलिन। लिखो यह बंध अपेक्षाकृत
अत्यधिक स्थायी होता है, यह बंध क्या होता है, अत्यधिक स्थायी होता है। कौन सा, डाइसल्फाइड। तो दो हो गए, पहला हाइड्रोजन बंध जो कि पाया जाएगा कार्बोनिल और अमीनो समूह के बंध, दूसरा दो समानांतर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में सल्फर बंध द्वारा जुड़ी रहेगी। ठीक है, तीसरा आयनिक बंध, तो तीसरा लिखिए आयनिक बंध। देखो यह बंध अमीनो अम्ल की पास श्रृंखलाओं में उपस्थित, अमीनो अम्लों की पास श्रृंखलाओं में उपस्थित विपरीत आवेश वाले समूहों के मध्य, विपरीत आवेश वाले समूहों के मध्य बनते हैं। ठीक है, देखो कुछ होते हैं अम्लीय जैसे कि एस्पर्टिक अम्ल, और कुछ होते हैं क्षारीय जैसे कि आर्जिनिन, सिस्टीन, लाइसिन। तो जब ये दोनों समूह पास पास आते हैं, अम्लीय और क्षारीय या एस्पर्टिक अम्ल या आर्जिनिन, तो इन दोनों के पास आने पर एक का अम्लीय समूह एक का क्षारीय समूह जब क्लोज आते हैं तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो देखिए कुछ अमीनो अम्लों की पास श्रृंखलाएं अम्लीय तथा कुछ की क्षारीय होती हैं, कुछ की अम्लीय तथा कुछ की क्षारीय होती हैं। जैसे एस्पर्टिक अम्ल अम्लीय, जैसे एस्पर्टिक अम्ल कैसा है, अम्लीय। इसका कौन सा समूह आएगा, C समूह। और आर्जिनिन क्षारीय, इसका कौन सा समूह आएगा, NH2 समूह। तो ये एक दूसरे के पास आते हैं तो एक आयनिक बंध बन जाता है। तो देखिए क्षारीय में तो आर्जिनिन, लाइसिन जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो जब एक दूसरे के क्या आएंगे, समीप आएंगे, एक का अम्लीय समूह एक का क्षारीय समूह जब नजदीक आएगा तो कौन सा बंध बन जाता है, आयनिक बंध बन जाता है। ठीक है, तो तीसरा कौन सा हो गया, आयनिक बंध। और लास्ट लिखिए जल विरोधी बंध। कौन सा, जल विरोधी बंध, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। देखो प्रोटीन में अमीनो अम्ल की अध्रुवीय श्रृंखलाएं, अध्रुवीय पार श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। देखो ये बंध एल्किल श्रृंखलाओं द्वारा बनते हैं। ये बंध जो प्रोटीन के अंदर होती है ना, एल्किल श्रृंखलाएं पास में उनके द्वारा बनते हैं। ठीक है, होता है ना ये RCH NH2 COOH, तो ये जो एल्किल श्रृंखला है इनके द्वारा ये बंध बनते हैं। दो श्रृंखलाएं पास में आएंगी तो इनके बंध क्या बनेगा, जल विरोधी बंध बनेगा। ठीक है, तो ये बंध किसके द्वारा बनता है, पार्श्व एल्किल श्रृंखलाओं के द्वारा बनता है। तो ये आपकी क्या हुई, प्रोटीन की तृतीय संरचना। इसमें 4 प्रकार के बंध पाए जाएंगे। हाइड्रोजन बंध जो कि कार्बोनिल समूह और अमीनो समूह में पाया जाएगा, डाइसल्फाइड बंध जो कि इंसुलिन में पाया जाएगा,
इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में सल्फर सल्फर के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तीसरा आयनिक बंध जो कि एक अम्लीय और एक क्षारीय अमीनो अम्ल के मध्य पाया जाएगा। और चौथा जल विरोधी बंध जो कि पार्श्व एल्किल श्रृंखलाओं के मध्य पाया जाएगा। यहाँ पर हमारा ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना खत्म होती है। लास्ट देखिए चतुर्थक संरचना, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। देखो जब किसी प्रोटीन की संरचना में दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सहसंयोजक बंध ब्रैकेट में लिखो पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंध ब्रैकेट बंद, सहसंयोजक बंध ब्रैकेट में लिख दो पेप्टाइड या डाइसल्फाइड बंध द्वारा संयोजित न होकर अन्य बंधों द्वारा जुड़ी होती है, तो ऐसी संरचना को चतुर्थक प्रोटीन कहते हैं, क्वार्टनरी प्रोटीन कहते हैं, चतुर्थक प्रोटीन कहते हैं। देखिए जो हीमोग्लोबिन है वो चतुर्थक संरचना का उत्तम उदाहरण है, जो कि हमारे रक्त के थ्रू कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो लिखिए रक्त का ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन हीमोग्लोबिन चतुर्थक संरचना का एक उत्तम उदाहरण है। तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। इसमें विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी न होकर किसी अन्य बंध से द्वारा जुड़ी रहती हैं, यानी कि इनमें पेप्टाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन की संरचना खत्म होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। अब हम प्रोटीन के निर्धारण के लिए जो विभिन्न टेस्ट हैं उनको देखेंगे। तो अगला टॉपिक लिखिए प्रोटीन के रंग परीक्षण, कलर टेस्ट फॉर प्रोटीन।
प्रोटीन के रंग परीक्षण। प्रोटीन के रंग परीक्षण। सबसे पहले बाईयूरेट परीक्षण। सबसे पहले कौन सा रंग परीक्षण देंगे? बाईयूरेट परीक्षण। ठीक है, ये प्रोटीन का परीक्षण है बाईयूरेट। टेस्ट में पूछ सकता है, आपके सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल में भी है। तो देखिए हमने क्या किया, प्रोटीन का सैंपल लिया, प्रोटीन का विलयन लिया। ठीक है, तो प्रोटीन के विलयन में हमने क्या डाला, प्लस कुछ बूंदें इसकी 1% कॉपर सल्फेट विलयन भी डाली, और साथ में क्या डाल दिया, NaOH, इसमें आधे में। तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा, वायलेट कलर, और जो कि गहरा होता जाएगा। तो प्रोटीन के लिए परीक्षण करते हैं बाईयूरेट परीक्षण। इसमें क्या करेंगे, हम प्रोटीन के सैंपल में, प्रोटीन के विलयन में कुछ बूंदें किसके डालेंगे, कॉपर सल्फेट की 1% कॉपर सल्फेट की बूंदें डालेंगे, और NaOH डालेंगे क्षार, जिससे क्या होगा, हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा। विलयन को अधिक में डालेंगे तो यह रंग और भी गहरा होता जाएगा। अगला परीक्षण है बाईयूरेट परीक्षण के बाद निनहाइड्रिन परीक्षण। अगला परीक्षण कौन सा है, निनहाइड्रिन परीक्षण। नंबर सेकंड पे है निनहाइड्रिन परीक्षण। ठीक है, तो बाईयूरेट परीक्षण, निनहाइड्रिन परीक्षण, हेलर वलय परीक्षण और मिलन टेस्ट, ये सभी प्रोटीन के डिटेक्शन में काम आते हैं, निर्धारण में काम आते हैं। जेनेटोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है, तो देखो निनहाइड्रिन परीक्षण में क्या होता है, लिखिए, जब प्रोटीन विलयन को निनहाइड्रिन के साथ गर्म किया जाता है, निनहाइड्रिन के साथ गर्म किया जाता है, तो हमें नीला रंग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, नीला रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कलर के द्वारा
रंग के द्वारा हम इनका पहचान कर सकते हैं। नीला रंग मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ पर प्रोटीन होगा। अगर कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम चार में बैंगनी रंग आ रहा है तो कौन सा होगा? बाइक्यूरेट परीक्षण। ठीक है, उसके बाद देखो अगला परीक्षण है जेन्कोप्रोटिक टेस्ट। कौन सा? जेन्कोप्रोटिक परीक्षण। ये किसके लिए काम आता है? कि बेंजीन युक्त प्रोटीन के, बेंजीन वाले प्रोटीन के लिए काम में आता है। तो यह परीक्षण बेंजीन वाले प्रोटीन के लिए काम में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन विलयन में, इसमें प्रोटीन के विलयन में क्या डालते हैं? सांद्र HNO3। तो डालते ही कैसा रंग आएगा? डालने पर आएगा पीला रंग। कैसा रंग आएगा? पीला रंग। फिर हम इसमें क्या मिला देंगे? अमोनिया प्रवाहित कर देंगे तो वो नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। जो पीला रंग है वो किस में बदल जाएगा? नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यह परीक्षण बेंजीन वाले प्रोटीन के लिए होता है। यह परीक्षण बेंजीन वाले प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद ये उतार लीजिए। प्रोटीन के लिए क्या डालेंगे? सांद्र HNO3, जिससे क्या आएगा? पीला रंग आएगा। और पीला रंग में डाल देंगे फिर अमोनियम क्लोराइड डालने पर वो पीला रंग नारंगी रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे प्रोटीन के बारे में विभिन्न परीक्षण। आज की क्लास में हमने प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने प्रोटीन की तृतीयक संरचना के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें 4 प्रकार के बंध देखे: आयनिक बंध, जल विरोधी बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और इसके बाद हमने प्रोटीन के विभिन्न परीक्षण स्टार्ट किए हैं, जिनमें हमने देखा बाइक्यूरेट परीक्षण, जैन मिलन नीन हाइड्रोजन परीक्षण, और लास्ट में जेन्कोप्रोटिक परीक्षण, जो कि काम आता है बेंजीन वाले प्रोटीन के लिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।